नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2025 के विधानसभा चुनावों में कितने सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। बीते कई दिनों से बिहार की सियासत में चिराग पासवान की पार्टी की खूब चर्चा चल रही है। चिराग पासवान ने खुद बयान दे दिया कि वो बिहार लौटना चाहते हैं। उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से ये आग्रह कर दिया गया कि चिराग पासवान को तो इस बार 25 में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद बिहार के सियासत में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे और कहा जाने लगा कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा अब बढ़ गई है, या फिर चिराग पासवान एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, यानी दबाव की राजनीति, ताकि 25 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके पार्टी के खाते में आ सके। एनडीए के अंदर अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टियों के अंदर इस बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है। खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 30 सीटों से कम के आंकड़े पर वो सिमटना नहीं चाहते। उनका डिमांड है कि कम से कम 30 सीटें उनकी पार्टी को एनडीए के अंदर मिले। पिछली बार 2020 के चुनाव में भी चिराग पासवान की यही डिमांड थी, लेकिन एनडीए में उन्हें 15 सीटें दी जा रही थी। नतीजा ये निकला कि चिराग पासवान अकेले लड़ गए और खामियाजा 3 नंबर की पार्टी बनकर जेडीयू को भुगतना पड़ा, क्योंकि एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के खिलाफ बीजेपी को छोड़कर चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतार दिए और इस वजह से एनडीए के सहयोगी दलों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ भी 1-2 सीटों पर जरूर कैंडिडेट उतारे, लेकिन अधिकतर जेडीयू, वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट उतारा। लगभग 135 से 38 सीटों पर चिराग पासवान ने 2020 में अपने पहलवान उतारे थे, जिसमें सवर्ण और दलितों की संख्या ज्यादा थी पहलवान के रूप में। हालांकि इसमें बीजेपी के बागी नेताओं की संख्या भी ज्यादा थी। इन 135-38 सीटों में से महज एक सीट बेगूसराय के मटिहानी में पार्टी को जीत मिली। अन्य सीटों पर भी पार्टी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस जरूर दिया, कहीं 2 नंबर रहे, कहीं 3 नंबर रहे, वोट अच्छे लेकर आए, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन इस बार 2025 में परिस्थितियां बदली हैं। एक तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बन चुकी है। पहले जो लोजपा थी 2 धड़ों में बटी, चाचा पारस ने अलग गुट बना लिया। पहले चिराग पासवान दरकिनार कर दिए गए बिहार की सियासत में, पशुपति पारस को उठाया गया, मंत्री बनाया गया। लेकिन फिर जब पता चला राजनीतिक पार्टियों को कि वोट बैंक तो चिराग के पीछे है, चिराग के पास है पासवानों का, तो फिर से एनडीए में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान की एंट्री हुई। 5 सीटें उनको दी गई और 5 के 5 पर पार्टी को जीत मिली। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 100% स्ट्राइक रेट से लोकसभा के चुनाव लड़े और जीते। झारखंड में भी पार्टी ने एक विधायक बना लिया, नागालैंड में भी पार्टी के 2 विधायक हैं। और ऐसे परिस्थिति में चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में, जहां पार्टी की जड़ें ज्यादा मजबूत हैं, जहां पार्टी की विचारधारा ज्यादा मजबूत है, वहां पर अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर ताकत दिखाना चाहते हैं। अब कितनी सीटें एनडीए उनको देगी, ये देखने वाली बात होगी। 30 सीटों की डिमांड है, अब वो 25 होंगी, 24 होंगी या फिर उससे अधिक होंगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अंदर अगर हम बात करें पहलवानों की, तो कई पहलवान तैयार हो चुके हैं, मैदान में उतरकर फील्डिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग सजा रहे हैं जीत के लिए। और चिराग पासवान ने कई पहलवानों को हरी झंडी भी दे दी। जिस तरीके से बिहार में इस बार जातीय गणना हुई, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस बार टिकटों के बंटवारे में जातीय आंकड़ों को बहुत ध्यान में रखा जाएगा। और इसी वजह से आज हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक सामाजिक पहलवानों की लिस्ट पर बात करेंगे, खासकर भूमिहार समाज की। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी में कहा जाता है कि दलितों की पार्टी जरूर है, पर भूमिहारों का भी यहाँ पर दबदबा हमेशा रहा है। चाहे अपने जमाने में सूरजभान सिंह के बारे में आप बात करिए, उनके परिवार के बारे में बात करिए, या कई और नेता रहे जो पार्टी में जुड़े रहे, आज भी भूमिहार समाज के अच्छे खासे
नेताओं की संख्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में है। चाहे आप उसमें हुलास पांडे की बात कर सकते हैं जो कि पूर्व एमएलसी है। तो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में इस बार कौन कौन भूमिहार समाज के नेता हैं जो मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, उनकी संख्या क्या है, सीटें क्या मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इस पर हम बात करेंगे। इस पर हम आपको बहुत कुछ आंकड़े और बहुत कुछ नाम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले भी कई पहलवान भूमिहार समाज के 20 में लोजपा से चुनाव लड़े, लेकिन जब हारे तो उसके बाद वो वापस अपनी पुरानी पार्टियों में चले गए। हालांकि कुछ पार्टी में जरूर रह गए हैं। तो वैसे अगर हम नेताओं की बात करें जो अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में है और भूमिहार समाज से आते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम तो हुलास पांडे का ही है। हुलास पांडे संसदीय बोर्ड के पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व एमएलसी हैं, सुनील पांडे के भाई हैं। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत तरारी से अभी विधानसभा का चुनाव जीते हैं, उपचुनाव। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनका जो परिवार है वो राजनीतिक रूप से कितना मजबूत है, बाहुबली छवि भी रही। हुलास पांडे पिछली बार ब्रह्मपुर से चुनाव लड़े थे, बक्सर जिले की सीट है, और इस चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे थे। हुलास पांडे जीत नहीं पाए, लेकिन 39,035 वोट लाकर वो दूसरे नंबर पर रहे। फिर हम बात करेंगे नालंदा जिले की। नालंदा जिले के अस्थावा विधानसभा में रमेश कुमार कैंडिडेट लोजपा के थे और वो तीसरे नंबर पर रहे। उनको 21,844 वोट हासिल हुआ है और ये पार्टी में अब भी मौजूद है। हम जिनकी भी बातें कर रहे हैं वो सभी अभी पार्टी में मौजूद हैं। फिर हम बात करेंगे सूर्यगढ़ा विधानसभा। प्रहलाद यादव आरजेडी के विधायक 2020 में बने, लेकिन प्रोटेस्ट में आरजेडी छोड़कर सत्ताधारी दल के साथ आ गए। सूर्यगढ़ा विधानसभा में लोजपा ने रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह को कैंडिडेट बनाया था और उनके जो कैंडिडेट लोजपा के रहे वो 44,797 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। यानी कि अकेले दम पर लड़ रही लोजपा देखिए कई सीटों पर उसने कितनी ज्यादा वोटरों को अपने पाले में करने में कामयाबी हासिल की। और फिर हम बात करेंगे बेगूसराय जिले के मटिया साहिबपुर कमाल विधानसभा की, जहां पर सुरेंद्र विवेक को लोजपा ने कैंडिडेट बनाया और वो 22,871 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। यहां पर आरजेडी को जीत मिली थी। सुरेंद्र विवेक कोषाध्यक्ष हैं पार्टी के और एनडीए के संयोजक के तौर पर भी बहुत मजबूती के साथ आज भी काम कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे इंदु कश्यप। इंदु कश्यप जहानाबाद विधानसभा में 20 में चुनाव लड़ी और 24,176 वोट उन्हें मिला, वो तीसरे नंबर पर रही। इस सीट पर भी जेडीयू को जीत मिली। फिर हम बात करेंगे गया जिले के टिकारी विधानसभा की। यहां पर कमलेश शर्मा को लोजपा ने कैंडिडेट बनाया था, आज भी पार्टी में मौजूद है मजबूती के साथ। 16,385 वोट इन्हें हासिल हुआ, तीसरे नंबर पर रहे। तो ये जो आंकड़े थे वो हम आपको उन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कैंडिडेट के बारे में बता रहे थे जो 2020 का चुनाव लड़े, भूमिहार समाज से आते हैं और आज भी पार्टी में मौजूद हैं। तो इन नेताओं की दावेदारी तो पार्टी में मौजूद मजबूत है। हालांकि अब अस्थावा की सीट जो नालंदा की, अब ये जेडीयू की परंपरागत सीट है, अब ये लोजपा को मिलेगी इसका उम्मीद बहुत कम है। लेकिन हुलास पांडे ब्रह्मपुर से जो लड़े थे, मजबूती से लड़े थे, दूसरे नंबर पर है, ये सीट मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर एनडीए में वैकेंसी है। ये सीट आरजेडी ने जीता। टिकारी की सीट पर कमलेश शर्मा भले 16,000 वोट लेकर आए अकेले दम पर, लेकिन यहाँ पर जो वर्तमान में विधायक हैं वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, तो ये सीट बहुत मुश्किल है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले। फिर एक और नाम है जो छूट गया था, गया जिले के ही बेलागंज से 2020 में चुनाव लड़े रामेश्वर शर्मा। ये अभी भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में मौजूद हैं। इन्हें 12,000 वोट मिला था, लेकिन अब बेलागंज मनोरमा देवी के खाते में चला गया है, उपचुनाव जीती तो ये सीट भी अब लोजपा रामविलास को मिलेगा, बहुत मुश्किल है। सूर्यगढ़ा में देखना होगा
क्योंकि आरजेडी के विधायक पार्टी छोड़कर जेडीयू में आए हैं, तो उनकी जरूर यहाँ पर दावेदारी सबसे मजबूत है। लेकिन अशोक सिंह भी मजबूत दावेदार हैं, लोजपा के 44,000 वोट अकेले लाए थे। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सूर्यगढ़ा की सीट किसे मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लोजपा की दावेदारी जो है वो बहुत मजबूत है। चिराग ये सीट चाहते हैं, और साहेबपुर कमाल, सुरेंद्र विवेक, ये सीट भी चिराग पासवान चाहते हैं। बेगूसराय की एक सीट तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो सीट सुरेंद्र विवेक के लिए साहेबपुर कमाल होगा या फिर मटिहानी होगा, क्योंकि मटिहानी में 2020 के चुनाव में राजकुमार सिंह लोजपा के टिकट पे चुनाव जीत गए, लेकिन बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। अब जेडीयू इस सीट पर राजकुमार सिंह को उतारती है या फिर चिराग पासवान मटिहानी की सीट को वापस लोजपा में लेकर आते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पर एक हैं कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट हैं, वो तैयारी कर रही हैं यहाँ पर इंदिरा देवी उनका नाम है, लोजपा रामविलास के टिकट पर। फिर अगर हम बात करें जो चुनाव नहीं लड़े हैं, उनमें एक इंदिरा देवी का नाम हो गया जो मटिहानी की तैयारी कर रही हैं। दूसरा नाम है डॉक्टर अभिषेक, 1-2 साल पहले ही पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, और ये भी चुनाव लड़ने को बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में एक मजबूत छवि रखते हैं भूमिहार नेता के तौर पर। फिर एक नाम है धीरेन्द्र सिन्हा मुन्ना, ये नवादा से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके हैं, अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में है, और ये नवादा जिला के किसी भी सीट से चुनाव लड़ने को तैयार है। अब देखना होगा कि इनके लिए चिराग पासवान सीट लेकर आ पाते हैं या नहीं। और एक और नाम है, अरवल के हैं संजय सिंह, अरवल से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अब बड़ा दिलचस्प होगा इस बार की कितनी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिलती है, और उनमें से कितनी सीटों पर वो भूमिहार कैंडिडेट देते हैं। कुल मिलाकर देखें तो 11 नाम ऐसे हैं पार्टी में जो टिकट चाहते हैं। अस्थामा से रमेश कुमार, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, टिकारी से कमलेश शर्मा, बेलागंज से रामेश्वर शर्मा, सूर्यगढ़ा से रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र विवेक, मटिहानी से इंदिरा देवी, जहानाबाद से इंदु कश्यप, डॉक्टर अभिषेक जहां से चिराग इनको लड़ाते, संजय सिंह अरवल, धीरेन्द्र सिन्हा मुन्ना नवादा जिले के किसी सीट से। तो ये उन नेताओं के लिस्ट है जो भूमिहार समाज से आते हैं और अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में है, टिकट के दावेदार बनकर और मजबूत दावेदार बनकर। भूमिहार समाज के कौन कौन नेता दावेदार हो सकते हैं, तो उसकी हम चर्चा कर रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे। हालांकि देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, खासकर छोटी पार्टियां हैं, उनमें किसी की दावेदारी को लेकर मजबूत है या तय है कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कब कौन पैराशूट से उतर जाए और टिकट लेकर चल जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बहुत पहले ये कहा था कि जिन जिन ने पार्टी को धोखा दिया, जो पार्टी तोड़ने में रहे, उनको हम टिकट नहीं देंगे। लेकिन बीना देवी वापस चिराग के पास आती है और उन्हें वैशाली से दोबारा टिकट मिल जाता है। शांभवी चौधरी जो पार्टी में नहीं रहती है, वो पैराशूट से कैंडिडेट बनकर आती है और वो टिकट ले जाती हैं। और राजेश वर्मा पार्टी में जरूर थे, लेकिन किसी कार्यक्रम में आज तक नजर नहीं आते थे। 2020 में पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन सक्रियता पार्टी के संगठन को मजबूत करने में बिल्कुल कभी नहीं देखी गई। लेकिन खगड़िया से वो सीट लेकर चले गए, और जो पुराने संगठन के नेता रहे, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और उससे पहले संगठन को बनाने में जब बिखर गई थी, टूट गई थी लोजपा, तो उनका हाथ था, वो मुंह देखते रह गए, मुंह ताकते रह गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में चिराग पासवान जो कहते हैं वो करते हैं। इस मेथड पे आप यकीन मत करिएगा, क्योंकि चिराग पासवान भी एक पार्टी को चला रहे हैं और उनको भी देखना होगा कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है। आप धन बल जनबल को भी समझ सकते हैं, चुनावी समय जो होता है वो गर्म करने वाला होता है। तो ऐसे परिस्थिति में इस बार चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी, और पुराने संगठन के जो नेता हैं, जो पार्टी को बनाने में काम किए हैं, पार्टी को मजबूत करने में जिन्होंने अपना खून पसीना सींचा है,
मेहनत की है और उनमें से कितने को टिकट मिलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भूमिहार समाज के जो 11 दावेदार हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया कि ये चिराग पासवान की पार्टी में है और चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, या कोई और नया चेहरा पार्टी में शामिल होगा और वो टिकट ले जाएगा, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।